पिछले 72 घंटे में जेनिन ब्रिगेड ने अकेले कम से कम 14 क्लैशेस किए हैं, 6 से 7 एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यूज किए हैं, जिसमें करीब 30 से ऊपर इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। उसके साथ तुलकरेम ब्रिगेड ने, ये वेस्ट बैंक की पूरी कहानी आपके सामने मैं रख रहा हूं, तुलकरेम ब्रिगेड ने पिछले 72 घंटों में 7 बड़े क्लैशेस किए हैं, कई एक्सप्लोजिव डिवाइसेस छोड़ी हैं और करीब 22 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ट्यूबस ब्रिगेड ने इसी तरह से 4 बड़े क्लैशेस किए हैं, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस छोड़े हैं और वहां पर करीब 9 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं या घायल हुए हैं। संख्या देखिए 40 से 50 के आसपास पहुंच रही है। इजरायली सोल्जर्स को बड़ा नुकसान वेस्ट बैंक में हो रहा है। लेकिन ये जो आज का एपिसोड है अमरीश मिश्रा स्पीक्स का, इसमें हमारी कुछ नाराजगी भी है और आपसे ही है। आपसे नाराजगी यह है कि लगातार 3 दिन से देखिए यहां पर लोग शहीद हो रहे हैं, हम लोग भी जो काम कर रहे हैं अंतोगत्वा हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आता है। हम इस तरह से सस्टेन नहीं कर सकते हैं। जो 3 बार से लगातार व्यूज पिछले 3 दिनों में गिरे हैं और 10,000 से लेकर 15,000 व्यूज गिर रहे हैं, या तो कोई साजिश कर रहा हो। साजिश करने वालों में कोई हम ही लोगों के बीच का आदमी है जो जानबूझ के इस तरीके से काम कर रहा है और मोसाद के लिए काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सजग रहिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बार बार आपसे अपील करने के बाद रोज मुझे कहना पड़ता है कि कमेंट करिए, लेकिन कमेंट 500 से 600 ही आते हैं। 2 या 3 दिन पहले 1000 कमेंट्स आए, तो रोज 1000 कमेंट से ऊपर आना चाहिए। आपको जरूरत पड़े तो आप असल में मैं कितने लोग मुझसे कहते हैं कि वो ये प्रसारण देखने के पहले सोते नहीं है। बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं, कपल्स हैं जो कहते हैं कि हम लोग सोते नहीं हैं, या कुछ लोग खाना नहीं खाते। कई बुजुर्ग हमको उन्होंने बताया है कि वो खाना नहीं खाते जब तक ये प्रसारण नहीं सुनते। तो मैं भी अपनी पूरी इसको जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं अगर किसी दिन मिस कर जाऊंगा तो इससे कितना मतलब बहुत लोगों को दिल में चोट पहुंचेगी, बहुत लोगों के नुकसान होगा। वो जिस तरीके के एक लाइफस्टाइल के आदी हैं वहां पर फर्क पड़ेगा। और देखिए हम इसीलिए आपसे मैं एक मतलब नाराजगी मेरी है। मैं उस तरह से फूट, जैसे पहले एक बार शिया सुन्नी के डिफरेंसेस हुए थे, मैं यहां पर आपके ऊपर चिल्लाया था सबके ऊपर कि इस तरह की चीजें बंद करो। मैं फिर आज उसी मूड में हूं कि आप लोग एक्चुअली या तो बंद कर दीजिए देखना, मत देखिए। नहीं तो अगर आपको 8 या 9 मिनट देखना है तो मत देखिए। कुछ लोग ने यह भी कहा कि भाई आप स्क्रीनशॉट्स या कुछ ये डालिए, तो मैं वो उसका प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां अकेला हूं। आप लोग समझते हैं मेरे पास टीम है, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं। मैं सब कुछ अकेले अपने दम पे कर रहा हूं और इसके लिए देखिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कुर्बानी करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिससे हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा मंथली आता था, उसको लात मारनी पड़ी है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके बीच में बड़ी मुश्किलों से ये वीडियो आता है और बड़ा दर्द होता है ये देख के जब उसके व्यूज गिरते हैं या एक उसके प्रति उदासीनता होती है। तो इसलिए मैं आपसे फिर, क्योंकि हमारे खिलाफ इस समय भारत के सारे पत्रकार हैं, सारे पत्रकार पूरा जगत चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं ये चैनल अगर बढ़ गया और ये लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन पहुंचने में, इसको 10 मिलियन पहुंचने में इसको टाइम नहीं लगेगा। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि अंतोगत्वा जो फिलिस्तीन के मसले पे हम वीडियोस बना रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन के मसले पे हम बनाने जा रहे हैं, और भारत के मसलों पे एक दिन हम बनाएंगे, चाहे अलग चैनल हम शुरू करके बनाए, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि वो बहुत ही सतही बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो चाहे भाजपा के विरोध में हो। भाजपा विरोधियों को मैं कितनी बार इसमें एक्सपोज कर चुका हूं इन चीजों में। तो देखिए आपसे मैं फिर कह रहा हूं, गंभीरता के साथ करना, वरना मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा। मैं इसको नहीं इस तरह से चला सकता। अगर आप लोगों का एक जबरदस्त सपोर्ट, हर वीडियो का 50,000 से ऊपर व्यूज नहीं आए, तो फिर आप लोग भी देख सकते हैं कि वो कितने व्यूज हैं। तो मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा भाई, इस तरीके से नहीं चल सकता है। इसलिए देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं यहां पर और मैं आपको बताऊं, उसामा हमदान जो कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक बयान दिया है जो उन्होंने कहा है, और उन्होंने मेंशन भी किया कि इस तरह के तमाम लोग भारत में हिंदी में हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी एक बात आई है, उन्होंने ये भी कहा कि जो मीडिया का रोल है वो बहुत बड़ा है, और खासतौर पर रेजिस्टेंस मीडिया का जो रोल है
और जो बाहर लोग अपने बल पे चीजों को कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो जो नैरेटिव, क्योंकि आजकल लड़ाई नैरेटिव की होती है, हर जगह नैरेटिव चलता है। आप देखिए 2024 के भी जनरल इलेक्शन में नैरेटिव चला, मोदी का नैरेटिव फेड हुआ, विपक्ष का जो नैरेटिव था वो कुछ हद तक सफल हुआ। तो नैरेटिव जो इजराइल ने सेट किया कि ये सब जो 7 अक्टूबर के पहले तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतिहास ही नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास के लोग आए, उन्होंने ये किया, आतंकवादी हैं सब, उन्होंने रेप किया, उन्होंने मर्डर किया, उसके बाद हम उन आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। इस पूरे नैरेटिव को हम लोगों ने ध्वस्त किया ना। आज हिंदी जगत में किसने सबसे पहले आवाज उठाई कि ये जो नैरेटिव है ये गलत है, हमास फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये बात भारत सरकार दबा देना चाहती थी कि भारत जो है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, और वो चाह रहे थे कि पूरे जगह, पूरे हिंदुस्तान में, और शुरू भी हुआ था कैंपेन, अमित मालविया और इस तरह के तमाम बीजेपी आईटी सेल के लोग शुरू से लग गए थे कि इजरायली वर्जन जो है वही सही है। लेकिन हम लोगों ने कमबैट किया, ट्विटर पे कमबैट किया। उससे आज जो हम झेल रहे हैं, ट्विटर से हमारी जो सारी की सारी, कितनी बार हम लोग सस्पेंड हुए, फिर भी हम लगे, आज भी लगे, कितना नुकसान हुआ, हर तरफ से सारे प्रोजेक्ट्स हमारे बंद करा दिए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि जो अपना दर्द सामने नहीं लाता है उसकी आप लोग बात ही नहीं सुनते हैं, आप लोग को समझ ही में नहीं आता है। तो इसलिए देखिए ये उद्गार जो है ये इस तरह की है कि मतलब आप लोग वाकई, अगर आप 50,000 60,000 व्यूज नहीं गारंटी कर सकते, अगर आप इस वीडियो को चाहे वो 40 मिनट का हो चाहे 30 मिनट का हो, अगर 20 मिनट से ऊपर नहीं देख सकते हैं तो ये चैनल बंद हो जाएगा 2-3 दिनों में, खत्म बात हो जाएगी। तो इसलिए देखिए मैं आज आपको जो आज की खबरें हैं पूरी नाराजगी के साथ मैं आपको और इसको बताता हूं। देखिए एक यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो कमिटी देखती है, उसका यह कहना है कि करीब नूर शम्स कैंप तुलकरेम में 13,000 लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। करीब 20,000 से ऊपर लोग केवल तुलकरेम में मेडिकल फैसिलिटीज से वंचित हैं। जेनिन में पूरी तरीके से इजराइल ने एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी है, अभी तुलकरेम की मैं बात कर रहा था, अब जेनिन में पूरी मेडिकल, एकदम जैसे अल शिफा हॉस्पिटल आपको याद होगा, या गाजा में जिस तरह से हॉस्पिटल्स पे केंद्रित किया, उसी तरीके से जेनिन में आईडीएफ केंद्रित कर रहा है। और वो हॉस्पिटल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहां भी हजारों लोग लगातार खाने से वंचित हैं, सब कुछ है। मैं आपको कल भी ये खबर बताई तो कितने लोगों को याद है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से 600 किलोग्राम ब्रेड वहां पर ट्यूबस से, नेबुलस से, सारे एक मतलब इजराइल घेरे हुए जेनिन को, उसके बीच से निकल के कैसे पहुंचा रहे हैं वहां पर लोग। ऐसे लोग वहां पर जिनके परिवार को बंधक बनाया इजराइल ने जेनिन में, वो लोग तक अपने परिवार की बिना परवाह किए पूरा खाना सामग्री पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने 1857 तो देखा नहीं है, ना ही उसके बारे में पढ़ते हैं, ना ही मेरी किताब जो है, या आप चलिए किसी और की किताब उस पर एक नजर डालने की कोशिश करिए और देखिए सैक्रिफाइसेस। और भारत में फिर 1857 होगा, क्योंकि अल्टीमेटली भारत ने ही दुनिया में जो कॉर्पोरेट राज था उसकी जड़ खोदी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया। और उसके बाद आज जो फिर से कंपनी राज पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये कंपनी राज ही है। अमेरिका और ये सब तो एक फ्रंट है। ये एक्चुअली ये जो राज्य हैं ये सब एक तरह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट है, उनको बिक गए। जो इस तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो वॉर इंडस्ट्री है, उसके साथ हाथों पूरा बिक गए, जिसको परपेचुअल वॉर चाहिए। तो ये जो पूरी एक बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज हजारों ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया को एक तरह से निगल लेना चाहती हैं। और ये जो लड़ाई है एक टेस्ट है, ये जो गाजा में लड़ाई है, वो देखना चाहते हैं कि जनता किस हद तक ये विरोध करती है। और केवल गाजा और वेस्ट बैंक की जनता हथियारों से किस हद तक विरोध करती है या जन आंदोलनों से किस तरह से विरोध करती है, केवल ये बात नहीं, बल्कि दुनिया की भी जनता मीडिया के हिसाब से, मीडिया के लिहाज से और अब नैरेटिव सेट करने के लिहाज से कितना इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये देखिए सारी चीजें आ रही हैं। और वो देखिए दिन बहुत करीब आ रहा है। इतिहास में 5-6 महीने कुछ नहीं होते। मार्च के बाद अगले साल 2025 में भारत में हम मंगल पांडे आंदोलन शुरू कर रहे हैं और भारत की गली गली में वो गूंजेगा। और भारत में चाहे गृह युद्ध करना पड़े, चाहे अमेरिकन फोर्सेस यहां आ जाए, हम लड़ेंगे।
हम लड़ेंगे इस सवाल पे कि फिलिस्तीन की आजादी होनी चाहिए और उसके साथ साथ भारत पे जो कंट्रोल है फॉरेन कैपिटल का वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। 1% फॉरेन कैपिटल का कंट्रोल भारत पे नहीं होना चाहिए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भारत की पॉलिसीज तय कर रहे हैं कि अर्बन सीलिंग एक्ट लगाओ कि या नहीं लगाओ। आप ये जो इतना बजट डेफिसिट रखो, इतना मत रखो, इतना बजट इस सेक्टर को दो, इतना बजट उस सेक्टर को दो, ये पूरा वो तय कर रहे हैं। एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज पे खर्च नहीं करने दे रहे हैं। किसानों को जिस तरीके के एक न्यूनतम आय मिलनी चाहिए 18,000 रुपए महीना, बिल्कुल उसके सख्त खिलाफ है। ये वो लोग तय कर रहे हैं एजेंडा, और हम लोग यहां पर बैठ के कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और हम तो वही मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया नीड्स अ लीडर। और हम लोग देखिए ये अगले साल तक इसको दिखा के मानेंगे, और उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि वो लीडरशिप हमारे अंदर है और हम लोग इस पूरे देश को नए रास्ते पर ले जाएंगे। देखिए साथियों, अभी जो एक पूरी आज की 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बाकी मैंने बताया कि जो पूरा जो संघर्ष जमीन पे हो रहा है। देखिए इजराइल में लगातार जो रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, जो इजरायली स्टेट अंदर से इम्प्लोड कर रहा है, उसकी प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। आईडीएफ के विद्रोह के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि आईडीएफ में विद्रोह हो रहा है। वहां की जनता की स्थिति जो है इजराइल में बड़ी विस्फोटक है। बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उड़ा तो मजाक सालो, उड़ा मजाक। अभी अगर हिम्मत है तो आके हमसे बहस करो ना इस सवाल पे। देखिए अभी आप देखिए जो कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट, जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है इजराइल का, उसका चीफ उसने रिजाइन कर दिया है। असारिफ उसका नाम है, हेड ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंस डिवीजन। डिप्टी CH ड्रोर असारफ, उसने रिजाइन कर दिया। उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर डैनियल लेवी है, उसने भी अपने ही हैज ऑल्सो अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू स्टेप डाउन, वो भी रिजाइन करने जा रहा है। उसके बाद आप देखिए कि 4 सितंबर को जो नए पुलिस कमिश्नर्स कई जगह एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर आप देखिए मेजर जनरल तामिर यदई, जो इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया 3 सितंबर को फॉर पर्सनल रीजंस। एक चीज देखिए। फिर उसके बाद यूनिट 8200 क्या है? वो जो तेल अवीव के पास है, जो इजराइल की सबसे सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसपे हिजबुल्लाह ने मार की थी और सीधे लगी थी वहां, उसके जो चीफ हैं ब्रिगेडियर जनरल यूसी शेरियल, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी रिजाइन करने जा रहा हूं। उसके बाद आप देखिए जो हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है हारून हलीवा, उन्होंने अप्रैल में रिजाइन किया था। उनके अंदर के जो ऑफिसर्स हैं वो भी रिजाइन करने जा रहे हैं। शिनबेत के चीफ, जो शिनबेत उनका एक तरह का सीबीआई है, उनका बल्कि सीबीआई भी नहीं, आईबी है उनका, उनके भी जो चीफ हैं रोनेन बार, उन्होंने भी रिजाइन। उन्होंने पहले जूइश एक्सट्रीमिज्म को उन्होंने कंडेम किया और उसके बाद रोनेन बार ने कहा कि हम रिजाइन करने जा रहे हैं। इस तरीके से पूरी स्थितियां ये नहीं चल सकती हैं। जो चीफ ऑफ स्टाफ, जो कि सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर हर्जी हलेवी हैं, इनका भी रिजिग्नेशन होने वाला है पूरी, क्योंकि इनको कोई इनके सामने ऑप्शन नहीं है। 7 अक्टूबर नजदीक आ रहा है। 1 साल 7 अक्टूबर की फर्स्ट एनिवर्सरी 7 अक्टूबर की पूरी होने जा रही है। एक डिमांड बड़ी जबरदस्त उठ रही है इजराइल में कि सिविलियन इन्वेस्टिगेशन कराओ। लेकिन सिविलियन इन्वेस्टिगेशन कौन कराएगा? नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। वो जानते हैं उनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर चप जाएंगे, वो खुद चप जाएंगे। आधी से ज्यादा जो इजराइल का टॉप ब्रास है उसको पूरा रिजाइन करना पड़ेगा। पूरा इजरायली स्टेट क्राइसिस में है भाई। आप देखिए जो बाइडेन वगैरह जो बोल रहे हैं कि इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, वो सही बात है। यहां पर ले आ दिया है हमास ने, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। इजराइल का वजूद खतरे में है पहली बार इतिहास में। 1948 कहने, वो अलग बात है बयानबाजी में कोई कह दे। सद्दाम हुसैन ने भी कहा था इजराइल का वजूद मिटा देंगे। ईरान ने भी कहा कि ज्यादा दिन इजराइल नहीं टिकेगा। और वो सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन किया किसने है? किया तो जो ईरान ने मदद की और जो हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने 7 अक्टूबर के बाद पूरी जो इनविंसिबिलिटी का मिथ जो तोड़ दिया इजरायली सेना का, और उसके बाद अभी तक जो पूरा टिके हुए मैदान में जीत रहे हैं। हर जगह देखिए, वेस्ट बैंक में भी आज जिस तरीके से
मैंने आपको बताया कि पिछले 72 घंटों में 40 से 50 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए या घायल हुए। ये जितने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स मारे गए करीब 39। आज भी एक एयर स्ट्राइक ट्यूबस में इजराइल ने की, जहां पर करीब 5 जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो मारे गए। इस तरह से रोज हो रहा है। लेकिन आप देखिए, पहली बार इजरायलियों के मारे जाने की संख्या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के मारे जाने लोगों से ज्यादा है। अब वेस्ट बैंक में आखिरी ऐसा ऑपरेशन 2002 में हुआ था, जिसमें आप छोटा ऑपरेशन था, 23 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे और 40 जो है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जो सिपाही हैं वो मारे गए थे। तो आप देखिए कि पूरा यहां पर इक्वेशन रिवर्स हो रहा है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं कि इजरायली सेना में जो पूरा संकट है, इजरायली गवर्नमेंट में जो पूरा जो संकट है, और इस पे एक देखिए आर्टिकल आया है, द फ्रंट रो एक्सप्लोजन। फ्रंट रो एक्सप्लोजन का मतलब कि जो पहली पंक्ति सरकार की है, जो यहां के सरकार की पहली पंक्ति है, उसमें किस तरह का इंप्लोजन हो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो बेन गिवर है, जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, जिसने इजराइल के जेलों में एक जंगल राज कायम कर रखा है और उसमें वो रोज कोई न कोई मरता है। मतलब आप सोचिए, कस्टडी में मरने वालों की संख्या 32 से लेके 40 से लेके 50 पहुंच चुकी है। 2 महिलाएं उसमें ऐसी हैं जिनको बुरी तरीके से जो घायल हैं, जिनको इतना मारा गया है कि उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। बच्चे उसमें ऐसे हैं जो इसी हालत में हैं। अब आप देखिए, ये जो पूरा 6 जो बॉडीज डिस्कवर हुई और जिसको लेके तेल अवीव में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, और वो पूरी तरह से अभी चल रहा है। और फिर नेतन्याहू ने क्या कहा, एक नेपोलियन का एक इंस्टेंस ले आए। उन्होंने कहा कि नेपोलियन जब रशिया से रिट्रीट किया था तो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। हम अगर गाजा से रिट्रीट करते हैं या कोई डील करते हैं, हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अबे यार नेतन्याहू गधे, चूतिया साले, तुम्हें यह भी नहीं इतना पता कि रशिया से नेपोलियन रिट्रीट नहीं किया था, भागा था। रशिया से 1812 की लड़ाई जो हुई थी, उसमें नेपोलियन घुस तो गया मॉस्को में, उसके बाद उसको भागना पड़ा, कुत्ते की तरह भागा था वो। और यहां चुतियापा पेल रहे हो तुम। ये जो नेतन्याहू की जो ये आप देखिए कहां का कहां इसका मतलब। अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल भी आप मान लो, तो इस एग्जाम्पल को मानने का सबब क्या है? उसका सबब यह है कि नेतन्याहू जो है वो खुद भी हार की तरफ बढ़ रहा है ना। मतलब ये कहना अपने को नेपोलियन से उस दौर में कंपेयर करना जब नेपोलियन हार रहा है, इसका मतलब है कि वो नेतन्याहू हार रहा है। और इतिहास में देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन एक त्रासदी के रूप में या एक फार्स के रूप में। और ये फार्स है, ये जो नेतन्याहू कर रहा है, एक उपहास के रूप में। एक बार ट्रेजेडी होती है, एक बार उपहास होती। तो नेपोलियन का अगर जो रिट्रीट था रशिया से, वो एक ट्रेजेडी थी, तो नेतन्याहू का जो कहना और ये करना, ये एक फार्स है, एक तरह से उपहास वाला कोई नाटक है, जिसमें खुद का उपहास ही बना रहा है, पूरी अपने देश का उपहास बना रहा है। तो ये देखिए, ये जो दिवालियापन है, ये पूरा ये दिखाई पड़ा। उसके बाद बेन गिवर जो है वो लगातार ऐसे बयान दे रहा है कि मैं अल-अक्सा मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दूंगा, अल-अक्सा मस्जिद में जूस प्रे करेंगे। अच्छा, अरब देश क्योंकि साइलेंट हैं, इसलिए उसको बल मिल रहा है, वो बोले जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बेन गिवर का विरोध सबसे ज्यादा अंदर इजराइल में हो रहा है, और वहां पर जो एक दो फाड़ हो गई वहां की सरकार, और कभी भी वहां की सरकार टूट सकती है, गिर सकती है। नेतन्याहू भी इस बात को जानता है, उसका भी बेन गिवर से बहुत सारे सवालों पे झगड़ा हो गया है। ये बात पूरी सार्वजनिक हो गई है इजराइल में, हिब्रू मीडिया में ये बात सार्वजनिक हो गई। जो इजरायली जनता है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसने अपना जो एक ट्रस्ट है जो अपनी सरकार पे, वो उसका खत्म हो गया है। तो ये देखिए एक बड़ी घटना है कि जिस तरीके से इजराइल जो है वो उसमें। अच्छा हाँ, बेन गिवर ने कुछ चीजें थी कि बेन गिवर सबसे गलत आदमी है वहां। लेकिन क्या है, गलत आदमी कई बार अपने देश की सच्चाई बोल देता है। अब बेन गिवर ने ये डिक्लेयर किया है कि जो 13 अप्रैल को ईरान ने स्ट्राइक किया था, याद है ना, 13 अप्रैल को जो ईरान ने स्ट्राइक किया था,
उसमें एक्चुअली बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है। 2 पूरे पूरे मिलिट्री बेसेस उड़ गए इजराइल के, और उसमें हेवी कैजुअलिटीज हुई हैं, और इस चीज को नेतन्याहू ने डिनाई किया, निगेट किया। अब आप बताइए किसकी बात माने, नेतन्याहू की, मिनिस्टर की, कि नेतन्याहू की? और बाद में पता चला कि हजारों, उस दिन सैकड़ों लोग मारे गए थे, और अगर ओवरऑल लड़ाई में 50,000 से ऊपर इजरायली सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। इसीलिए तो आईडीएफ की यह हालत है कि आज वहां कोई लड़ने को नहीं तैयार है, तो कोई क्या कहेगा? ये देखिए, ये सारी बातें हैं जिनको लेके मैं ये चाहता हूं कि भाई हमारे जो फॉलोअर्स हैं यहां पर, वो एक अपने में प्रोपेगेंडा एक टीम भी बन जाए, क्योंकि प्रोपेगेंडा करने में आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई थ्रेट आपको नहीं देगा। मैं जितने प्रेशर हूं, आप उतने प्रेशर में नहीं आएंगे। जितनी संख्या आपकी बढ़ेगी उतना मुझे भी फायदा होगा। तो देखिए, ये सारी बातें हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो एक घटना जेनिन में एक और हुई, जहां पर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस एक पर्सनल कैरियर पे हाथ से रखी, जो वहां पर गाजा में अभी तक कर रहे हैं, और हाथ से रखने के बाद वो सोल्जर वहीं खड़ा रहा वो, और उसके खड़े रहने का रीजन ये था कि अगल बगल कुछ सिविलियंस थे, पैलेस्टीनियन सिविलियंस। वो उन पैलेस्टीनियन सिविलियंस को वो वार्न कर रहा था कि इसके नजदीक मत आना, यहां मैं बम रख चुका हूं। लेकिन वो बम कभी, वो एक्सप्लोजिव डिवाइस जो कि उसने टैंक पे जेनिन में रखी थी, वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकती थी, वो भी वहीं मर सकता था। लेकिन वो खड़ा रहा जब तक उसने वहां से सारे सिविलियंस को नहीं हटा दिया, और जब वो निकल रहा था तो ब्लास्ट हो गया, और वो इंजर्ड है। उसके पैर में बहुत बड़ी चोट आई, हो सकता है पैर उसका एम्प्यूटेट करना पड़े। इस तरीके का सैक्रिफाइस हो रहा। पहले भी मैंने बताया था आपको कि अबू शुजा जिस तरीके से लड़ा था और जो शहीद हुआ था, उसने भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस को बचाने के लिए उसने अपनी तरफ ध्यान सोल्जर्स का खींचा, और वो लड़ता रहा, और उसने अपने बाकी कॉमरेड्स को मौका दिया फैलने का और लड़ाई को आगे पहुंचाने का। उसके बाद देखिए कफ्रदान जो जेनिन में जगह है, वहां पर 2 इजरायली सोल्जर्स आज मारे गए। और फिर देखिए, ये जो इजरायली जो फोर्स है, इसने अल यामून जो जगह है जेनिन में, यहां पर इसने 4 घरों को घेरा, और 4 घरों को घेर के वही बात, उनके लोगों को बंधक बनाया, लेकिन, और उसमें कुछ बच्चे भी बंधक बने। लेकिन जिन अल यामून में जिन 4 घरों को बंधक बनाया, परिवारों को, उनके काफी कुछ लोग वहां से खाद्य सामग्री लेकर भाग गए, और उन्होंने अब सीधे जाके उन लोगों ने अपने फाइटर्स को दी वो खाद्य सामग्री। अब सोचे, इजरायली गोलियों के बीच में इजरायली गोली चलाते रहे, उसका असर नहीं पड़ा। अब आप इस चीज को देखिए ना, कि ये जो देखिए बात है, और आप सोचिए कि वो अपनी फैमिली को, अब ये जो 2 लोग भागे, उसमें एक महिला भी थी, और वो स्प्रिंटर है, वो मतलब पूरा ट्रेन वो अपने को करती है, एथलेटिक्स में है वो। लेकिन वहां तो कोई करियर अपॉर्चुनिटीज है नहीं। लेकिन फिर भी वो और उसका एक भाई, ये दोनों भागे, और उसके बाद जो उसके छोटे बच्चे, जो छोटे भाई बहन थे, और भी फैमिलीज में बच्चे थे, वो सब इजरायली कब्जे में थे, और वो लोग भाग के गए। उन लोगों ने वहां खाद्य सामग्री डिलीवर की, उसके बाद वापस आए अपने परिवार के लिए। जब वापस आए तो इजरायली सेना ने उनको सजा दी। उनको सजा इतनी भयंकर दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जिंदा हैं, बस ये समझ लीजिए। लेकिन ये आप देखिए कि इस तरीके की पूरी सिचुएशन में वहां पर लड़ाई चल रही है, और ये बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे आप लोग जो है हल्के में लेते हैं चीजों को, उतने गंभीरता से नहीं लेते। कम से कम आपके कमेंट्स में वो दिखना चाहिए ना, वो आग दिखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए, एक और जो गाजा में जो 2 बड़ी घटनाएं हुई, नेत्जरीम एक्सेस पे फिर से 5 इजरायली सोल्जर्स को नस्र जो सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया था, सॉलिड प्रोपेल्ड जो वो होते हैं रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट्स होते हैं, वो उनको जो है K132 रॉकेट्स हैं। ये जो नस्र सिस्टम जो रॉकेट लॉन्चर होता है और सॉलिड प्रोपेल्ड होता है, इससे मारा, जिसमें करीब 4 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गाजा में आसिफ रॉकेट से मारा 122 मिलीमीटर के, उसमें भी 5 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद देखिए, जो कुछ लोग जो शहीद हुए, जो वहां पर जिनके नाम आ रहे हैं,
अहमद फवाज अबू दावस, कुसई अब्दुल रजाक, जकारिया अल जुबैदी, मोहम्मद अबू जागा, ये सारे लोगों को ट्यूबस में जो ये जेनिन और ट्यूबस के फाइटर एक साथ जा रहे थे, इनको ड्रोन स्ट्राइक से इजराइल ने मारा और बड़ी कायराना तरीके से। मतलब इसमें जबकि वो ये जो रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और इनके साथ एक पूरा एक गार्ड भी चलता है, ऐसा नहीं गार्ड नहीं चलता है, लेकिन इजराइल ने उस गार्ड को, मतलब ये बकायदा एक ब्रॉडकास्ट किया इजराइल ने कि हम आपके ऊपर हैं, आप लोग अपने को सरेंडर कर दीजिए। उन लोगों ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ भी करना है कर लो। उसमें गोलियां चली। गोली चलने के बाद जो 2-3 जो फिलिस्तीनी जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो इसके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों ने पीछे से आके गोली मारी और तब ये जाके ये फाइटर्स मारे। इस तरह की गद्दारी। अब बताइए ये जो पूरी बात, अच्छा चलिए ये क्रांति में होता है। अल्जीरिया की क्रांति हुई, उसमें कई अल्जीरियंस जो हैं कोलैबोरेटर्स थे फ्रांस के, जो अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली। भारत में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, कितने लोगों ने गद्दारी की। सिंधिया से लेके भोपाल की बेगमों तक, रामपुर नवाब ने, कई राजाओं ने, सब निजाम ने हैदराबाद के, इन सब लोगों ने गद्दारी की। फिर उसका फल भी उनको मिला कि आजाद भारत में उनकी हस्ती मिट गई। ये आप देखिए, ये सारी चीजें वापस लौट के आती हैं। फिर आप देखिए जो एक अकेला, ये भी जेनिन की बात है, एक अकेला वो अल-दम्ज नेबरहुड में ये है, इसमें एक मिनट, ये जेनिन है कि हाँ, जेनिन में अल-दम्ज नहीं, ये जो जेनिन में अल-दम्ज तुलक्रेम में, जेनिन में एक अकेला फाइटर, उसने आज उसका वीडियो आया, उसने करीब 22 घंटा इजरायली सोल्जर्स के पूरे पौसे को रोके रखा, एक पूरी टुकड़ी को रोके रखा और अकेला, और वहां चारों तरफ आग लगी हुई है, वहां धुआं निकल रहा है, लेकिन वो गोली चलाया जा रहा है। उसके पास एम्यूनेशन था, उस एम्यूनेशन का वो यूज कर रहा है, वो लगातार गोली चला रहा है और उसमें वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। बाद में उस इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा, वो फाइटर सेफ है आज की तारीख में। उसके बाद देखिए जो एक 13 साल के बच्चे को यहां पर रमल्ला में आईडीएफ ने गोली मार दी, उसको देखते ही गोली मार दी। मतलब वो जैसे फील्ड इंटरोगेशन कर रहे हैं, वो लोगों को बुला रहे हैं, जहां उनको कुछ भी ऐसा लग रहा है वो वहां पर गोली मार दे रहे हैं। अब मतलब वेस्ट बैंक में जो लड़ाई हो रही है वो देखिए पूरी तरह से गाजा की तरह हो गई है, पूरी तरह से। अब आप देखिए अल फरा कैंप जो ट्यूबस का है, इसमें कम से कम 13 D9 बुलडोजर आज उड़ाए गए अल फरा कैंप में के लिए, और ये 13 के 13 बुलडोजर पहुंचे थे कि अल फरा को नेस्तनाबूद कर देना, किसी भी तरीके से अल फरा में कुछ बचे ना, जैसे जेनिन की हालत है या जैसे तुलक्रेम की हालत है, उस तरीके से हम कर दें। लेकिन ये इसमें 13 के 13 जो बुलडोजर्स थे, इन पे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस छोड़ी गई। अब आप सोचिए कि ये जो एक पूरा सिनारियो अनफोल्ड कर रहा है दुनिया के सामने। कई बार देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत सारे, आपके बच्चा भी कोई है, वो आपको पता नहीं उसकी प्रतिभा के बारे में, एकदम से वो बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आता है या कोई बड़ा कंपटीशन जीतता है, तो आप सकते में आ जाते हैं। आज ये देखिए पूरी दुनिया के स्तर पे हो रहा है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस अपने इम्तिहान पास ही नहीं कर रहा है, बल्कि फ्लाइंग कलर्स से, डिस्टिंक्शन से पास कर रहा है। पूरी दुनिया हक्का बक्का होकर देख रही है। अभी तक जैसे मुझे आ रहा है, जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले 3-4 दिन लोग हक्के बक्के देख रहे थे, उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था, और मेकर्स को लगा कि पिक्चर फ्लॉप हो गई, क्योंकि जो बाहर निकल रहे थे लोग वो चुप थे। लेकिन वो चुप थे एकदम, उसमें देवर अंडर कंप्लीट थ्रॉल ऑफ द फिल्म। वो जो फिल्म थी उसके पूरे प्रभाव में थे वो। उसी तरीके से देखिए हक्के बक्के तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की ये लड़ाई पूरी दुनिया देख रही है। हिजबुल्लाह ने देखिए आज जो मार की है, साहिल बटालियन पे एक मार की बेत हिलेल में। उसके बाद ये रोज, ये मतलब साहिल बटालियन को रोज मार रही है। जारिद बैरिक्स में मार की। उसके बाद रवायसत अल अलम जो साइट है वहां पर मार की। अल समाका साइट है वहां पर मार की। मैं रोज देखिए हिजबुल्लाह का बताता हूं, चाहे किसी को वो मैकेनिकल लगे या ये लगे या बोरिंग लगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता।
जो वॉर है वो वॉर है, वो आपके वो इंटरेस्टिंग अगर आपके लिए नहीं है तो फिर आपको कुछ और देखना चाहिए। अब यहां देखिए, हनीता साइट पे आर्टिलरी शेल्स मारे, फिर मर्ज साइट पे रॉकेट वेपन्स मारे, फिर जोरा साइट्स पे कत्यूशा रॉकेट से वार किया। उसके बाद नेयोद मोर्दोचाई जो एक नया सेटलमेंट इजराइल ने बनाया है उसको ध्वस्त कर दिया। ये नया सेटलमेंट इजराइल ने बनाया था क्योंकि 5 लाख से ज्यादा सेटलर्स नॉर्दर्न फ्रंट छोड़ चुके हैं और वो लोग कहां रह रहे हैं कुछ नहीं पता। बहुत बड़ा हिस्सा तो इजराइल के बाहर भाग गया है। तो ये एक नया सेटलमेंट इजराइल ने वहां पर लेबनान के बॉर्डर पे बनाया था, नेयोत मोर्दोचाई। और नेयोत मोर्दोचाई सेटलमेंट को पूरा नष्ट कर दिया। उसमें जितने लोग थे सबको भागना पड़ा। वो जो नेतन्याहू का पूरा एक जो एक्सपेरिमेंट था और ये दिखाने को था कि नॉर्दर्न कैंप के जो नॉर्दर्न फ्रंट में या जो नॉर्थ इजराइल में लोग रह रहे हैं उनको हमने छोड़ा नहीं है, ये पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। उसके बाद देखिए हाइफा पे जो कल इराक ने हमला किया उसकी आज रिपोर्ट आई है और उसकी रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त है कि उसमें जो हाइफा ऑलरेडी 80% बिजनेस उसका डाउन हो गया है। आज और मतलब कल की स्ट्राइक में और आज में उसका और 10% जो बिजनेस है वो भी खत्म हो गया। 90% हाइफा का जो पोर्ट है वो बंद है आज की तारीख में। यमन ने भी जो कल जो 2 और मार की और जिसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं आए हैं उनसे भी देखिए एक पूरी बात यह आ गई है कि अमेरिका का भी एक बड़ा हिस्सा जो स्पेशली जो अमेरिकन जो वॉरशिप्स वहां पर पहुंची थी इजराइल को ईरान से डिफेंड करने, उन पे मार हुई है। और जब उन पे मार हो रही है तो फिर आप बताइए बचा क्या है। फिर ईरान से भी बयान आया। ईरान बार बार कह रहा है कि हम रुके नहीं है, हम इस चीज को देख रहे हैं कि कब तक ये तलवार इजरायली सर पे लटकी रहेगी। क्योंकि अभी तो कुछ ही चीजें सामने आई ना कि जैसे पिछला जो हमला हुआ था नेतन्याहू ने कहा था कोई नुकसान नहीं हुआ, बेन गिवर ने कहा कि अरे इतने लोग मारे गए, इतना बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए, खुद इसकी सरकार के आदमी ने। तो ईरान यही कह रहा है कि अब की बार जो हम स्ट्राइक करेंगे उसमें भाई कोई ना कोई देखिए लीडर को मारेंगे, लोग सिविलियंस को नहीं मारेंगे, लीडर को मारेंगे, सीधे उसका अंत होगा, असैसिनेशन होगा। मैं अभी से फोरकास्ट कर रहा हूं। उसमें चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 3 महीना लगे, क्योंकि वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से मारेंगे। और अमेरिका का इलेक्शन देखिए है, आज अमेरिका के इलेक्शन के भी संदर्भ में एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। प्यूटिन इंटरव्यू दे रहे थे एक आरटी एक प्रो रशियन चैनल है इंग्लिश का, उसको इंटरव्यू दे रहे थे और प्यूटिन ने कहा कि अरे मैं तो, क्योंकि प्यूटिन पे इल्जाम लगा था 2016 में इन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था और ट्रंप पे पूरा केस वेस भी चला, कुछ उसका निकला नहीं। तो इस बार प्यूटिन मजाक कर रहे हैं कि हम तो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद बाइडेन हट गए, फिर बाइडेन ने कहा कमला हैरिस को सपोर्ट कर दो, तो हम कमला हैरिस को सपोर्ट करने लगे और अब देखिए अब वो उनकी जीत की हम कामना करते हैं। इस तरीके से पूरा मजाक खिल्ली अमेरिका की प्यूटिन ने सरेआम एक विश्व फोरम पे की। मंगोलिया में भी प्यूटिन को उन्होंने बैन कर दिया था कि जो मंगोलिया एक देश है उससे कहा था कि प्यूटिन को अरेस्ट कर लेना, क्योंकि प्यूटिन के नाम भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक वारंट ऐसे ही फर्जी 2 साल पहले निकाला था, तो उसके आधार पर। लेकिन मंगोलिया ने उसको रेड कार्पेट वेलकम दिया। उसके बाद आज देखिए कि 2 यूक्रेन के अंदर जो 2 बिल्डिंग्स हैं, अब ये खबर दुनिया नहीं दिखाती, 2 बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के कैपिटल कीव के पास, उसमें उसको रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसमें करीब 700 से ऊपर लोग मारे गए। 700 से ऊपर, यानी जो कर्क्स इन्वेजन जो हुआ था यूक्रेन ने जो किया था उसमें तो कुछ भी नहीं, उसमें तो रशियन हार्डली, मतलब सैकड़ों की संख्या में भी, वो भी ज्यादातर सिविलियंस, रशियन सेना को तो कोई नुकसान हुआ नहीं। तो ये देखिए पूरे पैरेलल डेवलपमेंट चल रहे हैं। और मत भूलिएगा उस बात को जो मैंने आपको बताया था कि रशिया ने वहां पर जो इजरायली कब्जे वाला जो सीरियन गोलन हाइट्स है वहां पर उसके पास एक अपना ऑब्जर्वेशन टावर स्थापित कर दिया। और ये ऑब्जर्वेशन टावर का जो मतलब है ये इतना खतरनाक है, ये आप देखिए कि वो आप अमेरिकन उस पे जो असेसमेंट्स है, और अमेरिका में एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया, उसके बाद उस आर्टिकल को उन लोगों ने डिनाई किया। मतलब ये हालत हो गई है इन लोगों की। उसके बाद देखिए जो पोलियो वैक्सीन की जो पूरी राजनीति, अब देखिए हमास रेजिस्टेंस जो है वो करीब हजारों बच्चों को पोलियो वैक्सीन दे चुका है और वो बड़ा सीरियस है इस बारे में। इजरायली ये फैला रहे हैं कि नहीं पोलियो जैसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो
ऐसी ठीक हो जाएगी, ये तो वो, तो उसको भी देखिए इन लोगों ने काउंटर किया, हमास ने। दूसरी बात, पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं उनमें स्केबीज एक डिजीज होती है, वो फैलने का खतरा है बहुत बड़ा, और उसको वो लेके वो एक हेल्थ डिजास्टर होगा, क्योंकि करीब 9,000 से ऊपर फिलिस्तीनी कैदी इजरायली जेल में। स्केबीज अगर फैल गई तो फिर क्या, तो इजरायली जो मिनिस्टर है वो यही बेन गिवर, जिसके अंडर प्रिजन आते हैं, ये तो उनका ये तो कह चुका है कि ज्यादा बीमार हो तो गोली मार दो, सीधी बात है। वो तो मानते ही नहीं कि वो इंसान है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी है कि जूस सुपीरियर हैं सारे दुनिया में, और सारे दुनिया में राज करना उनका अधिकार है, जो ज़ायनिज्म की फिलॉसफी है। तो ये जो देखिए बात है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है कि हिटलर के राइज में, हिटलर जब राइज कर रहा था 1930s में, देन ज़ायनिस्ट हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन हिज राइज। ज़ायनिस्ट उस समय चाहते थे कि हिटलर जूस पे जुल्म करे ताकि वो पैलेस्टाइन में आके बसे। अब आप सोचिए, और इसके लिए बाकायदा एक हवारा एग्रीमेंट हुआ था 1933 में, लिखित एग्रीमेंट है हिटलर के साथ ज़ायनिस्ट जूस का। अब आप सोचिए, उस समय इजरायली स्टेट नहीं बना था 1933 में, लेकिन ये हवारा एग्रीमेंट आप देखिए, आप जाके कहीं भी इसको गूगल करिए, हवारा एग्रीमेंट आपको दिख जाएगा। और वो एक ऐसा, मतलब वो देखिए, ये सब वैकल्पिक इतिहास भी सामने आ रहा है। जब सच्ची जंग होती है तो वैकल्पिक इतिहास भी सामने आता है। उसके बाद देखिए, अभी लेटेस्ट जो खबर है कि मसलक जो एक्सेस है तुलकरेम में, मसलक एक्सेस जो तुलकरेम में है, वहां पर एक बड़ा कांड हुआ है। वहां पर 13 फिलिस्तीनी फाइटर्स बहुत दिनों बाद पैराग्लाइडर्स हवा के सहारे उड़ते हुए वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाके गोलियां चलाई, और उस गोली के चलने से कई इजरायली सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हैं। उसके साथ साथ देखिए एक और खबर आई है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पास कुछ ऐसे हथियार जो नए आए हैं, जो उन लोगों ने इस्तेमाल भी किए हैं, जिसको छुपा रहा है, जो कुछ लेजर गाइडेड है। अब लेजर गाइडेड देखिए जो हथियार हैं, उनको इजराइल के पास भी वो नहीं है। मैं बार बार देखिए ऐसी चीजें कह रहा हूं कि जो इजराइल के पास नहीं है, और मुझे समझाना पड़ता है इस चीज को, क्योंकि ये सब नई चीजें हैं, आप कहीं और नहीं सुन रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अचंभित होते होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूं, और कोई वजह नहीं है। और जिसको आपको पेशेंटली बेयर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अभी देखिए, ये जो लेजर गाइडेड वेपन्स हैं, इनके बारे में, इनका कोई शिपमेंट ईरान से आया था जो वेस्ट बैंक में उतरा था, बताइए, और उस वेस्ट बैंक में वो उतर के उसने इस तरीके से आज उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ी बात अमेरिका में हो रही है कि अमेरिका में ट्रंप का जो पूरा कैंपेन है, उसमें देखिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, मतलब ट्रंप और कमला हैरिस दोनों का, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जो समर्थक वहां पर लोग हैं अमेरिका में, जो स्टूडेंट एक्शन फॉर पैलेस्टाइन है, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे फिर से कब्जा कर लिया है, जो पहले एक करीब 3-4 महीने पहले जो एकदम वेव चली थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, वो वापस लौट रही है। और इस हद तक वापस लौट रही है कि जो वोटर्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सब डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये कम से कम लेफ्ट सेंटर है, और ट्रंप तो बहुत ही ज्यादा राइट विंग है। लेकिन अब स्थिति बदल गई, अब वो लोग ये समझ गए हैं कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इस चीज को वो लोग अब प्रचारित कर रहे हैं। आज देखिए, आज फिर क्लैश हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास। कई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं प्लस अमेरिकन स्टूडेंट्स, उसमें ब्लैक स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या थी जिन लोगों ने स्ट्राइक किया। और वहां पर देखिए ब्लैक पैंथर्स आंदोलन जो 1970s में चला था, जिसमें सशस्त्र संघर्ष की बात हुई थी, स्पेशली जो ब्लैक्स हैं अमेरिका के, अफ्रीकन अमेरिकन, उन्होंने सशस्त्र संघर्ष की बात की थी। उसके रिवाइवल की बात आ गई, और उसका रिवाइवल किस मुद्दे पे हो रहा है? फिलिस्तीन के मुद्दे पे। ब्लैक पैंथर्स का रिवाइवल फिलिस्तीन के मुद्दे पे हो रहा है। ये देखिए, ये अब न्यूज इतना फ्रैगमेंट हो गई है, कुछ जो न्यूज आउटलेट्स हैं उन तक आती है, जो जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती तब अब एक दिन वहीं पर भयंकर गोली चलेगी अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर गोली चलेगी, जिसमें सीधे जो इस तरह की अमेरिकन कंपनीज जो इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, उनके अंदर घुस के, क्योंकि ऑलरेडी उनको कई को बंद किया जा चुका है, उन पे पेंट स्प्रे किया जा चुका है, उन पे और तरीके से कई लोगों ने अपनी गाड़ियां रैम कर दी हैं,
और मैं तो वो जो पढ़ रहा था कि कहाँ पर सियाटल में या ओरेगन में, वहां पर कई इस तरीके की जो पुलिस वैन्स हैं वो उन पे हमला हुआ है, उन पे वो जलाई गई है। अमेरिका हैज नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। और ये जो पूरी सिचुएशन है अमेरिका की, देखिए कभी भी आ सकती है, जहां पर सीधे सीधे गोली चल सकती है, वो भी फिलिस्तीन के नाम पे। तो देखिए यही मैं अपना प्रसारण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं इस चीज को जो मैंने शुरू में कहा आप लोग उस पर ध्यान देंगे। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।